सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को। इस विधानसभा के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र का आगाज हमारे संविधान की प्रस्तावना और हमारे संविधान के कर्तव्यों की शपथ के साथ हुआ। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, वो भी उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पढ़ा और ये राज्यपाल महोदय का ये अभिभाषण इस मौजूदा सरकार, सभापति महोदय, सरकार बनी है 60 महीने के लिए, 26 महीने का कालखंड समाप्ति की ओर है। 0.5% के अल्पमत में ये सरकार बनी और अंतर्द्वंद और अपनों से भयक्रांत सरकार, इस सरकार के मंत्रिमंडल का अनुमोदित ये तीसरा अभिभाषण। सभापति महोदय, अभिभाषण राज्यपाल महोदय का कोल सगदर और कई अध्यक्षीय व्यवस्थाओं ने इसको एक नीति दस्तावेज, नीति पत्र माना है। अभिभाषण के अंदर मौजूदा सरकार के वर्तमान साल का कार्य का लेखा जोखा और आगामी सरकार की रूपरेखा रेखांकित की जाती है। सभापति महोदय, मैंने इस 40 पृष्ठीय अभिभाषण को पढ़ा। मैंने अभी बागीडोरा और बाड़मेर से आने वाले मान्य सदस्य की प्रस्ताव के समर्थन में दी गई बेतुकी दलील भी सुनी। मुझे लग रहा था जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति इन्होंने की और मैं इस नीतिगत दस्तावेज को पढ़कर कह सकता हूं सभापति महोदय, इसमें कई विकास की रूपरेखा रेखांकित नहीं है। कहीं राजस्थान के आवाम को सुशासन देने के लिए कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। अगर मैं कहूं कि 40 पृष्ठीय अभिभाषण न केवल नीरस है बल्कि दिशाहीन और विकासहीन भी है। सभापति महोदय, लोकतंत्र का मूल आत्मा हमारा संविधान है और इस संविधान, जिस संवैधानिक कर्तव्य की शपथ हमने कल ली, आर्टिकल 174(1) में महामहिम ने सदन को आहूत किया। 176(1) के अंदर उन्होंने अपने अधिकारों को उपयोग करते हुए सदन का में अभिभाषण पढ़ा और सभापति महोदय, आर्टिकल 208(1) के तहत जो विधानसभा के संचालन के नियम और प्रक्रिया बनी है उसके तहत आज हम बहस कर रहे हैं। इस अभिभाषण के पृष्ठ 25 के पैरे को मैं पढ़ रहा था। किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करके 3 कृषि बिल पारित किए, जिसका जिक्र भी मुझसे पहले बाड़मेर से आने वाले मान्य सदस्य ने भी किया और उसी 3 बिलों पर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बारे में कई बार कई तरह की टीका टिप्पणी सदन के नेता ने भी कही और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बहुमत के आधार पर 3 बिल पारित हुए। पर सभापति महोदय, हमारे संघ का, हमारे संविधान का मूल ढांचा संघीय ढांचा है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अलग अलग अधिकार दिया गया है। 24 सितंबर 2020 को जो 3 कृषि कल्याण बिल आए, जिन कृषि कल्याण बिल के अंदर कई राजनीतिक दल अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर किसान कल्याण का ढोंग रचकर अपने चुनाव की वेतरनी पार करने की योजना बना रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हीं 3 बिलों को रिपील करने के लिए, वो 3 बिल इस राजस्थान में लागू नहीं हो, ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर इस सदन के अंदर उनको पास किया और उसी बिल के बारे में जिसमें आपत्ति दर्ज की महामहिम राज्यपाल महोदय के विचाराधीन में है, उन्हीं के मुख से कहलवा दिया कि हमने ये बिल पास करवाए। सभापति महोदय, संवैधानिक प्रावधान साफ है। आर्टिकल 246 के अंदर 7वीं अनुसूची बनी है, उसमें सेंट्रल लिस्ट है। 97 ऐसे विषय है जिस पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो अपना कानून बनाए। स्टेट लिस्ट है, उसमें 66 ऐसे विषय है
जिस पर राज्य सरकार को अधिकार है, और कंकरेंट लिस्ट में 47 ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये जिन बिलों को कहते हैं संवैधानिक है, जिन बिलों को लेकर व्यापक तौर पर राजनीति की जा रही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय, कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 33 ख और 33 ग और सेंट्रल लिस्ट की एंट्री 42 और 97 में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह बिल बने। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 252(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान का आर्टिकल 252(2) यह कहता है, कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर अगर विधानमंडल कोई विधि बनाता है और अगर संसद कोई विधि बनाता है तो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि शून्य होगी और संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। मैं समझता हूं कि इस पैरे में जो उल्लेख किया गया है, अगर विधि वेताओं से इसकी जांच इसके बारे में राय ले लेते तो शायद इसका उल्लेख नहीं करते। सभापति महोदय, इसी 10 फरवरी को लोकसभा के अंदर और 8 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, ये तीनों बिल जो केंद्र सरकार ने पारित किए, ये वैकल्पिक बिल है। इन बिलों से एपीएमसी एक्ट के तहत देश में बनी मंडियों की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी और एमएसपी की ये व्यवस्था भी यथावत जारी रहेगी। सभापति महोदय, आपने अभी केंद्र सरकार का बजट जो 2021-22 को रखा, उसमें देखा होगा, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर गेहूं की खरीद के लिए 1,75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। भूतोनो भविष्यते सभापति महोदय, धान के लिए 1,75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। दाल की खरीद के लिए एमएसपी के लिए 10,530 का किया गया करोड़ का, और कपास के लिए 1,000 करोड़ का। ये राशि पिछली बार जो एमएसपी में पूरे हिंदुस्तान में खरीद हुई थी, उस प्रावधान से 18% ज्यादा है। यह मैं बात इसलिए कह रहा हूं, केंद्र सरकार की मंशा साफ है। एमएसपी की व्यवस्था न केवल उसी तरह जारी रहेगी बल्कि उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अब कल सदन के, आज भी सदन के कई मान्य सदस्य तैयारी में जुटे हैं। कल राजस्थान की धरती पर राहुल जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल जी नेता हैं, आए, पर उस धरती पर आने सभापति महोदय, इसी कांग्रेस की हुकूमत में पीली बंगा के में जहां जा रहे हैं, वहां ठीकरी गांव है। ठीकरी गांव के सोनलाल कड़ेल ने आत्महत्या की थी। वीडियो जारी हुआ आत्महत्या करने का कारक उसने बताया कि सरकार ने जो वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी का, वो कर्जा माफी नहीं हुई। मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेवार राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि जरा राय दे दें आप कि वो उस कम से कम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उनको संवेदना देने के लिए राहुल जी अगर वहां जाए तो बिल्कुल ठीक है। सभापति महोदय, वैश्विक महामारी जिस पर माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य कृपया शांत रहे, प्लीज, ऐसे नहीं। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय इंटरव्यू नहीं करें बीच में, शांति रखो, सुनो से आप अपनी जारी सभापति महोदय, वैश्विक महामारी का जिक्र इस सदन में बड़ी लंबी चौड़े व्याख्यान के साथ प्रस्ताव का समर्थन में दोनों मान्य सदस्य ने किया। निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी कोरोना आई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और इस देश की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही। और उस किसान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। इस विषम परिस्थिति के अंदर जहां हमारे जीडीपी 2 अंकों में माइनस की ओर बढ़ गई, वहीं इस हिंदुस्तान के किसान ने धरती का सीना चीर कर इतना अन्न पैदा किया कि हमारी आज कृषि विकास दर 3.4 की बढ़ोतरी हमारी कृषि विकास दर में। और इसके पीछे कारण भी है कि जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो विभिन्न समय के अंदर किसान कल्याण की योजनाएं की, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो आगे बढ़े, आज उसी का परिणाम है। और मैं निवेदन करूं, इस बार का अगर आप यूनियन बजट देखें सभापति महोदय, भूतो न भविष्यते, 16.5 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसानों को अनुदानित दरों पर उनको ब्याज पर ऋण मिले।
इस प्रकार की व्यवस्था 56 इंच सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। यही नहीं, सभापति महोदय 7.5 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू किसान, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे खाद और फर्टिलाइजर में सब्सिडी की बात हो, ये पहले कभी नहीं हुआ। और जिस बात को लेकर सत्ता में बैठे माननीय मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं, मंडी व्यवस्था छिन भिन हो जाएगी, उसी एपीएमसी एक्ट के तहत गठित मंडियां, उन मंडियों को आधुनिक और आधारभूत संरचनाओं से जोड़ने के लिए पहली बार हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक नया फंड बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है, राजनीतिक चश्मे से किसी कानून की व्याख्या गलत की जा सकती है पर जुटलाया नहीं जा सकता। पर यह विडंबना है, इस हिंदुस्तान की राजनीति में नई संस्कृति प्रारंभ हो गई। जब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस चुनावी जन घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने मैंडेट लिया, उन बातों पर को कानूनी जमा पहनाना चाहा, तब तक राजनीतिक चश्मे के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उनका विरोध प्रारंभ हो गया। आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, 12 दिसंबर 2019 को इस देश में नागरिक संशोधन विधेयक आया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो पड़ोसी मुल्क से लुटपिट कर आ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर जो लुट के आया, सभापति महोदय आप तो साक्षी रहे होंगे, 1971 के अंदर इस राजस्थान की सरजमी पर 20 लाख के लोग लगभग लोग आए, जो अपना अब सब कुछ छोड़कर जो हिंदुस्तान में आए, आज वो पाक विस्थापित है। उनको नागरिकता देने की बात जब आई तो उन्होंने कहा ये तो अल्पसंख्यकों की नागरिकता लेने का कानून आ गया, और शाहीन बाग जैसी घटना इस देश मुल्क के अंदर हुई। यही नहीं सभापति महोदय, 5 अगस्त 2019 को समझ में जम्मू और कश्मीर जिसको मुकुट कहते हैं, वो हमारे पुराने नेताओं की संवैधानिक भूल के कारण से हमारे नक्शे से थोड़ा सा अलग दिखता था। आज 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके जो धारा 370 खत्म हुई, 35 से खत्म हुई, और उन्हीं श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि लगी जिन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया, तो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा वक्त आ गया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। आज क्या हुआ सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात को कहकर उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता, आप मुझे जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। सभापति महोदय, 496 वर्ष का लंबा संघर्ष रहा, राम भक्तों के मन में पीड़ा रही, लाखों की कुर्बानी रही राम मंदिर के निर्माण में, और 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में जो एफिडेविट दिया गया, कपिल सिब्बल जी ने दिया, कहा कि राम सेतु की बात कपोल कल्पित है, राम का अस्तित्व नहीं था। नासा के वैज्ञानिकों ने, सभापति महोदय, नासा के वैज्ञानिकों ने शोध किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया, और उसके बाद ये माना कि राम सेतु मानव निर्मित है। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, अभी 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। मैं इस 72वें गणतंत्र दिवस पर सदन के नेता मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह दिन है शहादत जिन्होंने दी देश के लिए, उनको नमन करने का। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, देश में संवैधानिक संस्था कमजोर हो गई, और न्यायपालिका को नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं अच्छा रहता। आपको याद हो जाता है, एक समय ऐसा था जब इस हिंदुस्तान के अंदर लोकशाही पर राजशाही के बादल मंडराए थे, देश में आपातकाल लगा था। उन 18 महीनों के लिए सारे संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। और सभापति महोदय, आज वही लोग, इस 26 जनवरी को जो मंजर हमने देखा, लाल किले की प्राचीर से देश के स्वाभिमान के प्रतीक झंडे का जिन लोगों ने अपमान किया, उनका समर्थन हम करें। मैं समझता हूं सभापति महोदय, शांत रहे। राष्ट्रध्वज का अपमान था, वो आप सदन में गलत बात कर रहे हो। वो किसान के मूवमेंट को
घुमाने की बात थी, माननीय किसान के मूवमेंट के घुमाने की बात थी, वो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र इन्हीं का था। नहीं होगा। बाल के लिए कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये इन्होंने करवाया था सारा सौदा। विराजिए तो सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्लीज। मैं ये कह रहा था इसलिए एक मिनट भाई, सदन नहीं चलाना है तो मैं करूँ कल तक के लिए स्थगित? ये कोई तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। एक वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं शांत रहे। श्री राजेंद्र राठौड़। माननीय सदस्य, सभापति महोदय, कृपया आप अपने स्थान पर जाइए, तो फिर साइलेंट रहिए। सभापति महोदय, बैठे बैठे बोलने की गलत आदतें डाल रहे हैं आप अपने में। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर कुछ मेरे जैसे शरीफ लोग भी हैं सभापति महोदय, जब उधर से जोर से बोलते हैं, अरे कलयुग में पा कलयुग का सभापति महोदय, संयम लोटा जोर से बोले और मैं हिलने लग गया। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कोई न कोई कांड तो है सभापति महोदय। कभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही पार्टी का शासन था जो आज 3.5 राज्यों में जाकर सिमट गया। सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण के पैरा 65, 66, 67, 68 उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के सिरमुख से कहला दिया कि प्रदेश में माकूल कानून व्यवस्था है, महिला अत्याचारों पर बड़ा नियंत्रण किया है और अत्याचारियों के विरुद्ध में, अपराधियों के विरुद्ध में त्वरित न्याय हो, उनको सजा मिले, इसका प्रावधान भी किया गया है। यह सही है सभापति महोदय। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार से आम नागरिक की एक अपेक्षा रहती है, उसे अमन चैन से जिंदगी, सुकून से जिंदगी जीने का उसका अधिकार सुरक्षित रहे। सभापति महोदय, इसी बेहतरी का दावा, कानून की बेहतरी का दावा पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए ये जो जन घोषणा पत्र है, इसके 53 में इन्होंने प्रश्न 35 में इन्होंने कहा पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील सरकार आएगी और एक पूर्ववर्ती सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था को देखते हुए अपराधों को रोकथाम करने के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हाल ही में मंत्री महोदय, दिसंबर में राजस्थान पुलिस का अपराध प्रतिवेदन, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और दिसंबर 2009 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं सभापति महोदय, आम आदमी राजस्थान में, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर है। पुलिस का जो ध्येय वाक्य था, आम जन में विश्वास, अपराधी में भय, आज सुबह आपने देखा जिस प्रकार का मंजर इस सदन में था। अब अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय। आज सभापति महोदय, प्रतिदिन समाचार पत्र की सुर्खियों में वो लोमहर्षक घटनाएं दर्ज होती है, दिल दहला देती है। सभापति महोदय, आप जैसे व्यक्ति के जिले में नीम का थाना में दुल्हन की डोली लूटी जाए, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाए, सिरोही में जहां से संयम जी आते हैं मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हो जाए, गंगानगर में सुनसान जगह पर स्कूटी पर बच्ची जा रही है, उसको रोक कर उससे बलात्कार हो जाए, 12 में एक साथ 2 बहनों के साथ बलात्कार हो जाए, सीकर में सभापति महोदय आपके यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली, मुझे बताया उस दिन आपका पूरे दिन, इस घटना के बाद एक संवेदनशील प्रतिनिधि के मन में आप में कितनी तकलीफ हुई। और इसी 18 जनवरी को बाड़मेर में रास्ता रोकना पड़ा, बलात्कार के बाद हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। अजमेर हो, जयपुर हो, अलवर हो, भरतपुर हो, हनुमानगढ़ हो, किस किस की बात करूं। इस 26 जनवरी को पर्वतसर में जिस प्रकार की विभत्स घटना हुई, मैं उसका जिक्र सदन में करते हुए महसूस करता हूं। इस जर्जर कानून व्यवस्था में सभापति महोदय, ना मंदिर में पुजारी सुरक्षित, ना मूर्ति सुरक्षित है। करौली के बूकना गांव में धू धू करके पुजारी को जला दिया गया। गंगानगर के चुनावड़ में गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप को जबरन हथियार के बल पर लोग उठाकर ले गए। आपने पढ़ा होगा सभापति महोदय, इसी 10 दिन के अंदर इस जयपुर में जैन मंदिरों में, मालवीय नगर, फागी, किशन पोल के अंदर चोरियां। और उसके बाद आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था? आपने लिखा कि हम पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे।
यह आपकी घोषणा पत्र में मैंने नहीं कहा। और आज राजस्थान की पुलिस, आम आदमी कहता है यह पब्लिक फ्रेंडली नहीं, ये अपराधी फ्रेंडली पुलिस हो गई। सभापति महोदय, आप गांव से पधारे हैं। गांव की चौपाल हमारे सामाजिक जीवन का अंग है। आज गांव की चौपाल सुरक्षित नहीं है सभापति महोदय। आज मेरे गृह जिले के अंदर, मैंने आज सुबह भी उसकी बात करनी चाहिए, हमीरवास थाने के अंदर जो ढाणी मौजी है, उसकी घटना देखता हूं तो पुरानी फिल्में याद आती है साउथ की। गांव में चौपाल में लोग बैठे हैं, आधा दर्जन बदमाश आते हैं, एक जीप और 2 मोटरसाइकिल पर धाएं 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 सभापति महोदय फायरिंग करते हैं। 2 निरपराध लोग, एक सेवानिवृत्त अध्यापक निहाल सिंह और एक अध्यापक ईश्वर सिंह सहित प्रदीप स्वामी, उसको मार देते हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। कितने दुर्दांत है ये अपराधी। भागते हैं, एक अपराधी पीछे रह जाता है, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। भागते अपराधी आगे बढ़े, अपराधी पीछे मुड़ता है और जो पीछे रह गया उस अपराधी को गोली मार देता है। इस प्रकार के खतरनाक लोग हैं। आज जेलों के अंदर सभापति महोदय शेखावाटी में गैंग चल रही है। आज 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 अपराधी जेलों में बैठे गैंगों का संचालन कर रही है। आज ये जो मैं घटना बता रहा हूं, 3 वर्ष पहले अजय जैतपुरा की भरे अदालत में हत्या हुई थी। एकमात्र चश्मदीद गवाह था प्रदीप स्वामी। अभी 15 दिन बाद गवाही देने वाले था, समन किया हुआ, गवाह दे नहीं पाए, इसलिए उसको गोली से उड़ा दिया गया। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है, दिसंबर 2003 गनमैन दे रखे थे और इसको जब जान का खतरा था तो पहले गनमैन दिए और फिर उस पर इस पर भी एक हत्या का मामला था प्रदीप स्वामी पर, एक अमीरबास के अंदर हत्या में। सभापति महोदय, इसकी पुलिस तलाश करती है, 5000 का इनामी इसको 3 दिसंबर 2020 को इनाम घोषित करती है और उसके बाद 8 जनवरी को इसकी सुरक्षा वापस लेती है। पुलिस का इनाम घोषित करने से पहले कहती है हमें मिल नहीं रहा। उसकी पत्नी सुरभि बीडीसी में पंचायत समिति का चुनाव लड़ती है, निर्दलीय जीतती है और ये स्टार प्रचारक बनकर प्रचार करते हैं। पुलिस की व्यवस्था देखिए, 5000 के इनामी को पुलिस नहीं ढूंढ पाई और गैंगस्टर आते हैं पंजाब और हरियाणा से, धू कर गोलियां चलाकर मार के चले जाते हैं। इस प्रकार की कानून व्यवस्था मैं समझता हूं हमारे सब के लिए बड़ा चिंता के विषय है। आपने घोषणा पत्र में 35 नंबर पर, प्रश्न 35 में एक और घोषणा की, पुलिस के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम उनके कल्याण हेतु पुलिस कल्याण बोर्ड बनाएंगे। पुलिस कल्याण बोर्ड तो कहाँ चला गया, पर इस बार पुलिस ने पिटाई का रिकॉर्ड जरूर बना दिया। मैं जुम्बारी से कह रहा हूं सदन के अंदर, हर सप्ताह इस राजस्थान में 2 जगह पर पुलिस की पिटाई हो रही है। धौलपुर में हेड कांस्टेबल को पिटाई भी की और गोली भी मार दी। अभी करगनी इलाके के अंदर, जयपुर के अंदर पुलिस डीजे बंद कराने चली गई, लोगों ने मार के पुलिस को भगा दिया। बोली के अंदर पुलिस माफिया ने एसडीएम बद्रीनारायण की उपस्थिति में उसको भी ठोका और पुलिस को भी ठोका। टोडा राय सिंह अंदर ट्रॉली जब्त कर ली उन्होंने, पुलिस को पीट कर बदमाश बजरी की भरी टोली ले गई। मैं समझता हूं यही सम्मान और पुलिस का इकबाल जितना इस वक्त टूटा है कभी नहीं टूटा। और सभापति महोदय, आज जेल पनाहगाह हो रही है, ऐशगाह हो रही है इन अपराधियों के लिए। मैं जुम्बारी से कह सकता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के गृह मंत्री है, इसकी जानकारी किसी को हो या नहीं हो, पर इस राजस्थान के चप्पे चप्पे पर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, राजू ठेठ की कौन सी गैंग चल रही है, संपत नेहरा की कौन सी गैंग चल रही है, आनंद पाल के गुर्गे क्या कौन है, ये पांड्या की गैंग क्या कर रही है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वहां से पोस्ट जारी करें, मोबाइल से सोशल मीडिया पर धमकी भरी रंगदारी के लिए उसका इस्तेमाल करें। यह कानून व्यवस्था जिसका जिक्र आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया वो साफ है। सभापति महोदय, इसी 31 दिसंबर को पुलिस के मुख्य डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा बड़ी माकूल कानून व्यवस्था है।
और इसी जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि 2018 में जर्जर कानून व्यवस्था थी। मैं 2-4 आंकड़े देकर आगे बढ़ूंगा। हत्या 2018 के अंदर 1508 प्रकरण दर्ज हुए और 2020 में इनकी संख्या हुई 1719, 13% की 13.99% की बढ़ी थी। हत्या के प्रयास में 1659 मामले दर्ज हुए 2018 में, 2020 में 2062 24% की बढ़ोतरी। बलात्कार में दर्ज हुए 2018 में 4335, 2020 में 5310, 22.49%। सभापति महोदय, ये बलात्कार और महिला उत्पीड़न में पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश आज दूसरी पायदान पर खड़ा है। 12 महीने में राजस्थान के अंदर, मैं नहीं कह रहा, पुलिस का खुद का प्रशासनिक प्रतिवेदन कह रहा है, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कह रहा है, 5310 हमारी अबलाओं की इज्जत लूटी गई। यानी सुबह से शाम होती है, राजस्थान के किसी न किसी कोने पर अबलाओं की 16 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, माथे से सिंदूर मिटता है। इस प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, महिला अत्याचार के अंदर 2020 में 34,368 मामले दर्ज हुए, यानी 95 महिलाएं इस राजस्थान में किसी न किसी प्रकार के दुष्कर्म से प्रताड़ित पीड़ित होती है और पुलिस के रिकॉर्ड में जाकर पुलिस में अपने एफआईआर दर्ज कराती है। अनुसूचित जाति की बात करूं, सबसे ज्यादा जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार जब इन्होंने वादा किया उसको छोड़कर इनकी तरफ देखा तो हम एससी के लोग थे। 2018 में 4607 मुकदमे दर्ज हुए और 2020 आते थे 7017, यानी 52% के अपराधों की बढ़ोतरी इन 2018 और 2020 की तुलना में। यह है इनका चेहरा। और अनुसूचित जनजाति में 2018 में 1095 मामले दर्ज हुए और 2020 में 1878, यानी 71% की बढ़ोतरी। सभापति महोदय, अपराध हो जाए, अपराध ना पहले रुका, अपराधी अपराध करेंगे, पर अपराधी पर कार्रवाई क्या हो, अपराधी का न्यायालय में चालान कितना हो, यह मैं पुलिस प्रतिवेदन से, जो इन्हीं का प्रतिवेदन है, उससे बताना चाहता हूं। आपके 2020 में 31 दिसंबर तक 1719 हत्याओं के मामले दर्ज हुए। आपने चालान कितना हुआ किया? 887, यानी 832 हत्यारे या तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या जरे अनुसंधान करके उनको अभेदान दिया गया है। बलात्कार के मैंने जिक्र किया 5310 में 2582, यानी 2728 बलात्कारी आज पुलिस की पकड़ से बाहर है। सभापति महोदय, इन सब के पीछे एक कारण भी है। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट और पुलिस का अपराध प्रतिवेदन यह कह रहा है कि 2 चीजें प्रमाणित हो गई। इस राजस्थान में पुलिस प्रशासन की लचर कानून व्यवस्था है और पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया। और इन्होंने जितने दागी लोग थे उन दागी लोगों को फील्ड में पोस्टिंग देने का भी कीर्तिमान आपने स्थापित किया। अभी उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, मनीष अग्रवाल, आपकी सिफारिश पर वहां एसपी लगने चाहिए और आप ही की सिफारिश पर संभाग के अंदर लक्ष्मण को डीआईजी लगे। मनीष अग्रवाल आज एसपी आईपीएस जेल के सिंचों के पीछे हैं और इन लक्ष्मण अग्रवाल जी का दलाल प्रमोद शर्मा, इसको भी पकड़ रखा है। दोनों से पूछ क्या हो रही है कि कौन कौन से एसएचओ से कितनी कितनी मंथली लिया करते थे। ये घर घर की कहानी है सभापति महोदय। आज थाना और कचहरी नीलाम हो रहे हैं, हर थाने से मंथली जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, मनीष अग्रवाल 2018 में बाड़मेर में एसपी बने, 3 महीने में हमारे गृह मंत्री जी ने इसलिए हटाया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत थी, 16 की कार्रवाई इन पर पेंडिंग थी। और कोटा के अंदर तो सभापति महोदय, उदयपुर रेंज जहां प्रतिपक्ष नेता आते हैं, वहां सारे संभाग का जो नेतृत्व कर रहे हैं वहां के आईजी वो है जो कोटा के अंदर एसपी थे। कोटा में रंगे हाथ रिश्वत में पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, जमानतशुदा है। उदयपुर का डीआईजी जमानतशुदा एक अपराधी जिस पर अपराध का मुकदमा चल रहा हो। और अभी हाल ही में एक बोरकरपा की इन्होंने एक वो जोधाराम गुजर सीआई था, उसको पुलिस सेवानिवृत्त 1902 में बर्खास्त किया क्योंकि उसकी फोटो छपी थी। उसको वो वीडियो वायरल हुआ था प्रतिपक्ष का नेताजी गोवा से गैंगस्टर के साथ, और वो 15 लाख की रिश्वत देते गिरफ्तार हुआ। आज उसको भी वापस कर दिया। सभापति महोदय,
मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, परंतु मैं सदन में उन सर्कुलर की बात जरूर करूंगा जो पुलिस ने खुद ने जारी किए। ये पहला सर्कुलर है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, क्रमांक संख्या 15/5, पुलिस ए नी, ग्रुप 2, 210 2010 2713 1/9/2010। इसमें लिखा है कि पूर्व में दिए गए परिपत्रों के अनुसार निर्देश किया जाता है कि पुलिस विभाग में प्रस्तावित पुलिस अधिकारी जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो अथवा कार्य की उदासीनता, आक्रमणता, गंभीर दुराचरण, आपराधिक सांठगांठ की संलिप्तता हो और नियम 16 के अंदर सीसीए के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई हो, उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी है। एक नहीं, इसी तरह का एक परिपत्र 7 फरवरी 2005 को जारी हुआ, जिन पर निशान है, जो दागी है, जो 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 जिन लोगों पर 16 सीसीए की कार्रवाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग मत दो। ये 2005 में जारी हुआ, 2010 में जारी हुआ, 2003 में जारी हुआ सभापति महोदय, और ये 2001 में जारी हुआ। मैं इन सारी परिपत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, इन परिपत्रों की अवहेलना में आपने इन दागी लोगों को संभाग और जिला कैसे संभाला दिया, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, अब इन सब के पीछे जो भ्रष्टाचार की बू आती है, मैं समझता हूं कि आज आपने आज इस समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मनीष अग्रवाल की जमानत पर एसीबी कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की, आम आदमी में धारणा है कि इस राज्य में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं इनकी जमानत खारिज करता हूं। सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र के परिशिष्ट 1636 में इन्होंने जीरो करप्शन की बात कही, और मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मेरे साथ में, आप कहे तो मैं टेबल कर दूंगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सरकारी संस्थानों में किस किस राज्य में कितना कितना भ्रष्टाचार है, इसकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन राजस्थान, फिर कह रहा हूं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन राजस्थान, उसकी रिपोर्ट में लिखा है, सर्वेक्षण के बाद मंत्री महोदय 78% लोग राजस्थान के ये मानते हैं बिना रिश्वत के इस राजस्थान के शासन में कोई काम नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा सभापति महोदय, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कह रहा है। और ये आगे क्या कहते हैं सभापति महोदय, नो मेरे पास रिपोर्ट है। माननीय सदस्य, सभापति महोदय 54% लोगों ने सर्वेक्षण में कहा कि हमने अपना काम रिश्वत देके कराया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने घोषणा पत्र में कहा था ना कम जवाबदेही कानून लाएंगे, क्यों परहेज कर रहे हैं उससे? और सभापति महोदय, लोकायुक्त एक संस्था है जिसमें मंत्री हो चाहे संतरी हो, उच्च पदस्थ पर बैठे लोगों की शिकायत है। पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े जीरो करप्शन की बात कर रहे थे, ये कारण बताओ, आज 23 महीने से लोकायुक्त उप लोकायुक्त का पद क्यों खाली है? इस 23 महीने में 4700 परिवाद आए हैं। परिवाद कोई मेरे लिए नहीं, परिवाद उन लोगों ने दिया है जो उच्च पदस्थ लोगों पर भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। वाह रे सरकार, तेरे 2 साल बड़े बेमिसाल, मेरी समझ में नहीं आई। सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पैरा 93, 94 और 95 में बेरोजगारों को रोजगार देने और नौकरी देने की बड़ी बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहूं कि राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन में जो 0.5% के कम मतों से सत्ता मिली, उसमें बेरोजगार का बड़ा, उसने वो जब ये कहा कि तेरे को 3500 रुपए मिल जाएंगे, 10+2 पास होना चाहिए, ऑनलाइन जाकर तेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए। सभापति महोदय, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, उसकी रिपोर्ट में लेकर आई, मैं बिना उसके कोई बात नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, उस समय 22 लाख लोग ऐसे थे जो 3500 रुपए भत्ते के हकदार थे, आप कितनों को दे रहे हैं? अब तो आपने पिछले महीने सितंबर में आंकड़ा मेरे पास है 6200 कुछ का है, और आज सभापति महोदय अभी सितंबर की मेरे पास रिपोर्ट है, उसके बाद रिपोर्ट में मैं निकाल नहीं पाया, उसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने कहा देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है 28%, यूपी के बाद दूसरे
दूसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार का सपना देने वाले सरकार का ये असली चेहरा है। सभापति महोदय, जब माफियों को पनपने का मौका मिलता है तो हर क्षेत्र में माफिया, आप आजकल इस राजस्थान के अंदर ब्याज माफिया और सूदखोर माफिया, ये माफिया शहर के अंदर बजरी माफियों से भी बड़ा खतरनाक माफिया, ब्याज माफिया, सूदखोर माफिया। सभापति महोदय, ये बड़ा, इनका जाल बड़ा मजबूती से फैल रहा है। आज आवश्यकता पड़ने पर पैसों की आवश्यकता होती है तो पहले उससे चेक खाली ले लेते हैं, स्टाम्प पर दस्तखत करा लेते हैं, फिर भारी ब्याज की दर पर उसको रकम उधार देते हैं। रकम नहीं चुकाई तो चेक भरकर और 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप तो खुद वकील फर्म में बिराजे हैं, खाली स्टाम्प पर उसकी संपत्ति लिख ली जाती है। सभापति महोदय, एक बात नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है, इनसे त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या का एक दौर प्रारंभ हो गया। सभापति महोदय, कितनी पीड़ा होती है। इसी 7 जनवरी को एक सब्जी बेचने वाला गिरिराज मीणा, उस ब्याज माफियों ने उसको कहा पैसे दे, घबराकर उसने पहले अपनी पत्नी को मारा, 2 बच्चों की हत्या की और फिर फांसी पर लटक गया। सभापति महोदय, आपके इलाके के अंदर खंडेला में एक सुखदेव शर्मा का किस्सा श्रीमान को पता होगा, जोबनेर के अंदर उनका लड़का थानेदार है। सुखदेव शर्मा ने सूदखोरों से पैसा ले लिया, सूदखोरों ने धमकी दी, सुसाइड नोट लिखकर गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, आत्महत्या कर ली सूदखोरों के लिए। राजधानी के अंदर यशवंत सोनी अपने 3 बच्चों के साथ, पत्नी, लड़का अजीत, भारत और खुद सामूहिक फांसी पर लटक के सुसाइड नोट लिख करके। मैंने ये बात इसलिए कहा मंत्री महोदय, ये आज की बात नहीं है। राजस्थान में राजस्थान मनी लेंडर्स एक्ट 1963, राजस्थान साहूकारी अधिनियम 1963 है सभापति महोदय, लागू है, पर सरकार नहीं लागू कर रही इसको। उसके सेक्शन 7 में लिखा है कि आपको अगर किसी को ब्याज देना लेना है और अगर आपको साहूकारी का काम करना तो सेक्शन 7 में लाइसेंस लो, हर साल उसको नवीनीकरण कराओ। सेक्शन 22 में अगर लाइसेंस में जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया तो सजा का प्रावधान है। सेक्शन 27 में कहा मूल से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते आप, और सेक्शन 29 के अंदर ब्याज की दरें सरकार निर्धारित करेंगे, हर साल इसका प्रावधान है। मैं सरकार से मांग करता हूं इन सूदखोरों पर, ब्याजखोरों पर अंकुश लगाने के लिए। ये जो मैंने कहा आपको राजस्थान साहूकारी अधिनियम, इसमें रूल 48 है, रूल 48 में नियम बनाओ मंत्री महोदय, राजस्थान को बचाओ आप। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम होगा। सभापति महोदय, अभी मैं निवेदन कर रहा हूं, आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, इन्होंने कहा जो क्रेडिट सोसाइटियां हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी सरकार। मतलब पैसा उन्होंने किस रूट से लिया। ये आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, इस आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ने 20,000 रुपये 20 लाख लोगों की खा गई। ये नवीन सारा, मैं किनकी बात करूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जब 31 जुलाई को द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट बनाया भारत सरकार ने, मान्य सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, आपके 31 जुलाई को, कोई बात नहीं हमारे पास, आपका तो नहीं ना, अरे आपका तो नहीं है ना, विराजिए मान्य सदस्य, विराजिए प्लीज, प्लीज विराजिए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना सी बात कह रहा हूं, भारत सरकार ने कानून बनाया द बैनिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट एक्ट, रेगुलेटेड एक्ट, और उसमें 44 धाराएं हैं। उस एक्ट को गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार की सरकार ने बना लिया। हमारी सरकार को क्या करना था, सेक्शन 38 में नियम बनाने थे। मतलब कहना कुछ और करना कुछ। सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां किसान कर्जे की बड़ी बात हो रही है। कोई ऐसा इस अभिभाषण में भी किसान की बहबूदी, किसान के कर्जे की बात, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब किसान कर्जे को लेकर मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्रीगणों ने भाषण नहीं दिया होगा। और मैं समझता हूं सभापति महोदय, अभी कल ही राहुल बाबा आ रहे हैं, फिर किसान कर्जे की बात चलेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब आपने कहा किसान कर्जा माफ करेंगे, तब 31 मार्च 2018 तक किसान का कुल पर कुल कर्जा राजस्थान में था 99,996 करोड़ रुपए, और आपने 6,000 करोड़ माफ किया। चलो ऊंट के मुंह में जीरा। पर मैं निवेदन करूं कि आपने सहकारी बैंक का कर्जा माफ किया, पर नेशनल बैंक
शेड्यूल बैंक और आरआरबी बैंक जिन्होंने ऋण ले लिया 7% पर, और एक सदभावी किसान जिसने पैसा ले लिया, पैसा समय पर चुका दिया। ये सदन है जो अब आज चर्चा कर रहा है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर। इसकी एक सैंक्टिटी है, इसकी एक पवित्रता है। इसी सदन में पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रत्युत्तर देते हुए सदन के नेता ने जो कहा, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। तारीख है 23 जनवरी 2019। सदन के नेता बोलते हैं, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक में जो अवधि पार कृषक हैं, लघु और सीमांत, उनके भी समस्त ऋण माफ किए जाएंगे। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं। इसके कारण से 80,000 हेक्टेयर 4 लाख बीघा कृषि भूमि गिरवी रखी व मुक्त होगी। आगे सुने, नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी ग्रामीण बैंकों में जो एनपीए की मैंने घोषणा कर रखी है, पहले जो डिफॉल्टर है उनके बारे में हमने घोषणा की थी, उनके 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे। इसको लेकर हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार उद्यमियों के व्यापार के वन टाइम सेटलमेंट करते हैं ओटीएस, उसी में ओटीएस के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे, जिनमें किसान जो भी है 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, आप समय आकर कर्जा माफ करें। हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। क्या करें मुख्यमंत्री जी, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेगी। पाली से आने वाले मान्य सदस्य, ये सदन के नेता कह रहे हैं 23 जनवरी 2019। और आगे क्या कहते हैं, सदभावी किसानों के लिए स्पेशल पैकेज बने। इसके लिए मैं आपसे सबमिशन करना चाहूंगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब इत्यादि में जो गुड बरोबर है, जो टाइम पर चुकाते हैं, उनके लिए स्कीम बनी है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, इन तमाम राज्यों की स्टडी करके इन सबसे अच्छी योजना, स्पेशल योजना बनाएंगे, और जिस योजना के आधार पर हम ऐसे किसानों को भी राहत दे सकें। ये मैंने नहीं कहा, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कह रहा है जो रिकॉर्ड पर है। अब हो क्या रहा है, नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, आरआरबी बैंक से जिस किसान ने कर्जा लिया उसको 0 इंटरेस्ट पर नहीं, उसको 7.5% से 11% तक उसको ब्याज देना पड़ता है। उस किसान ने पैसा चुकाया नहीं सभापति महोदय, आज वो किसान ब्लैक लिस्टेड हो गया, कोलेटरल मॉर्गेज पर रखी उसकी जमीनें नीलाम हो रही है। और मुख्यमंत्री जी पत्र लिखो, ये खेल खेल रहे हैं। साफ क्यों नहीं कह देते, हम इन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। 22 लाख किसान है, 1-2 किसान नहीं है। मैं समझता हूं इतना बड़ा अन्याय क्या होगा। और ये स्पेशल स्कीम बनाने की बात करें गुड बरोबर के लिए, इसका मैं समझता हूं कि आपने कह दिया कि हमने स्टेट के लिए अध्ययन कब पूरा होगा। इस अध्ययन में मैं समझता हूं, आज मेरे मित्र है नहीं, अध्ययन करने का रिकॉर्ड भी हमने खूब बनाया है। एक ही क्लास में कई वर्ष अध्ययन किया है। शायद उसी तर्ज पर यह सरकार कितने वर्ष अध्ययन करेगी। मैं समझता हूं कि कम से कम महात्मा गांधी के लिए तो मत करो चिंता, पर राहुल जी के लिए चिंता मत कर, उनका इन गांधी जी के लिए करो जो कल आ रहे हैं, कहते कुछ और करते कुछ हैं। सभापति महोदय, अब एक ध्येय वाक्य सरकार का जो है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सरकार हमेशा कहते हैं 5 साल तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं इसी फरवरी 2020 से नवंबर 2020 तक की जो विद्युत कंपनियां हैं, उन्होंने 3 बार दर बढ़ाई है। कभी टैरिफ के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी फिक्स चार्ज के नाम पर, कभी एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और कभी अडानी जी का बड़ा नाम लेते हैं। अडानी का जजिया कर मैंने लगाया है। ये 2700 करोड़ रुपए, कुल 5400 करोड़ रुपए, 5 पैसे हर राजस्थान का 1 करोड़ 52 लाख उपभोक्ता दे रहा है। अब क्यों नहीं बोलते आप? तो आरोप लगाते हो ना अडानी जी का नाम लेकर कई बार। ये जजिया कर भी आज राजस्थान का उपभोक्ता इसको पैसा दे रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इन्होंने वादा क्या किया। एक मैं देख रहा था इसी अभिभाषण में, इन्होंने कहा कि विद्युत क्षमता अर्जित करके 24,996 हम विद्युत दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए। बड़ी अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर दे तो, कि आप विद्युत दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए। पिछले 2 वर्षों में औसतन हर वर्ष, सभापति महोदय मेरा आंकड़ा लिखना, 18,246 मिलियन यूनिट बिजली आपने प्राइवेट कंपनियों से खरीदी, निजी बिजली उत्पादककर्ता से खरीदी। और रेट का क्या, 2 रुपये 71 पैसे से लेकर 4 रुपये 70 पैसे। ये चांदी कूटने का काम है कुंभलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य से, दूसरा कोई काम नहीं है। और आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक महंगी घरेलू बिजली है तो राजस्थान में है। आपने
फरवरी 2020 में नियामक आयोग में पिटीशन लगाकर 14% दरों को बढ़ाया। आपके प्रति यूनिट औसतन 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया आपने, और फिक्स चार्ज में ₹1.15 बढ़ा दिया। सभापति महोदय, वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर फ्यूल चार्ज, और फ्यूल चार्ज को आपने 28 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 98 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। मैं समझता हूं जब कोरोना की वैश्विक महामारी से त्रस्त व्यापारी फिक्स चार्ज को खत्म करने की मांग कर रहे थे, आपने किया क्या? एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर 2 महीनों के बराबर एडिशनल सिक्योरिटी दें। सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, आप ही सुन सकते हो, बाकी तो सुने नहीं कोई। 42,25,000 उपभोक्ताओं को नोटिस दे दिया और 750 रुपए कम से कम और 20,000 तक की राशि। आज मैं आपको निवेदन करूं, कितना पैसा ले रहे हो आप? आज प्रदेश में उपभोक्ता पर टैरिफ के अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 40 पैसे प्रति यूनिट, फ्यूल चार्ज पर 58 पैसे प्रति यूनिट, पानी चार्ज पर, मतलब मेरा समय है, बहुत बोल ली। अडानी चार्ज के नाम पर 5 पैसे प्रति यूनिट, अर्बन सेस के नाम पर 15 पैसे प्रति यूनिट, और जल संरक्षण उपकर के नाम पर 10 पैसे। यानी आज अगर प्रति यूनिट उपभोक्ता 9 रुपए से 13 रुपए बिजली के देता है, ये आपका असली चेहरा है। अभी आपने बहुत बड़ी बात कही और इसी के अंदर भी लिखा पेट्रोल और डीजल 134 पैरा समाप्त करें, बहुत बोल ली। ये तो खत्म कर दूं। सभापति महोदय, मेरा टाइम तो थोड़ा सा और था। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल, इस पर 134 नंबर पैरा पर इन्होंने महामहिम राज्यपाल के से मुंह से कहलवाया कि उन्होंने 2% टैक्स कम कर दिया। बड़ी पीठ तो भाई खूब, पर यह साथ में कह दिया कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में डिविजिबल पूल से जो राशि थी उसको कम करके, बेसिक एक्साइज ड्यूटी इसको कम करके, और जो राज्यों का हिस्सा था उसको कम कर दिया। मैं पहली बार देख रहा हूं कोई राज्य ये मांग करे, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जो कमी कर दी, उसके अंदर डिविजिबल पूल में इसको बढ़ाओ ताकि पैसा हमारे पास आए। मैं समझता हूं जन घोषणा पत्र में जिस अदा से आपने घोषणा की थी, जीएसटी काउंसिल में जाकर हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। शांति जी आधा दर्जन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गए, एक बार भी इन्होंने अशांति की हो तो बताओ, एक बार भी एक शब्द बोले हो तो बताओ। सभापति महोदय, 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने 4% डीजल में, समाप्त करें, इसको तो बोलने दो सभापति, 4% डीजल पर और 4% पेट्रोल पर पैसा कम किया। 18% वेट था डीजल पर और 26% वेट था पेट्रोल पर। आप शासन में आए 5 जुलाई को, आते ही आपने 4% बढ़ाया डीजल पर वेट और 4% बढ़ाया आपने पेट्रोल पर। डीजल का बढ़ाकर आपने 22 पैसे कर दिया और पेट्रोल को बढ़ाकर 30 पैसे कर दिया। यही नहीं, रोड टैक्स जो लगता है ₹1.75, उसको भी आपने वेट के दायरे में लेकर 54 पैसे डीजल पर और 45 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा दिया। 21 मार्च को फिर डीजल पर आपने 4% बढ़ाया, पेट्रोल पर 4% बढ़ाया, 26% और 34% गया किया। 15 अप्रैल को फिर आपने डीजल पर 1% और पेट्रोल पर 2% बढ़ाया, 27 और 36 किया। 7 मई को फिर आपने डीजल पर 1% 28% किया और पेट्रोल पर 2% किया। यानी 2 वर्षों में जो सरकार पेट्रोल पर 12% वेट बढ़ाए, डीजल पर 10% वेट बढ़ाए, अब 2% में जो नाखून कटा के शहादत में नाम लिख लो मेरा, इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं ये कह सकता हूं, सभापति महोदय, मुझे बहुत कुछ बातें कहनी थी पर मैं शायद समझता हूं कि सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। कहते हैं ना, पल्ले नहीं दाना और अम्मा चली बनाने। ये सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि ये जो अभी आयोजना सचिव थे सिद्धार्थ महाजन, इनका बयान था, राज्य का टोटल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स और टैक्स दोनों मिलाकर उससे 108% ज्यादा तो इनको पेंशन, सैलरी और जो इन्होंने कर्जा लिया उसके ब्याज अदायगी में दी जाती है। अभी एफआरबी एक्ट में जो 6 महीने की जो वित्तीय रिपोर्ट आई है, उसमें सभापति महोदय 30 सितंबर तक राजस्थान में 3,79,000 कर्जा होगा, 40,000 करोड़ का कर्जा लिया। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट जो 2020-21 की बीई में 12,345 इन्होंने सोचा था पूरे साल में होगा, इन 6 महीनों में 27,958 यानी 226% बढ़ गया।
फिजिकल डेफिसिट सभापति महोदय 17,460 से बढ़कर 33,109 करोड़ हो गया, यानी एक पैसा भी इस सरकार के पास विकास के लिए नहीं है। इसीलिए मेरा सरकार पर आरोप है, आपने जो वार्षिक योजना बनाई थी, आप नया बजट ला रहे हो 24 में। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी 1,16,000 करोड़ की वार्षिक योजना में आपने कितनी वार्षिक योजना पूरी की? इसलिए सभापति महोदय, जिस सरकार में समाप्त करें प्लीज, कानून व्यवस्था महफूज नहीं हो, जिस सरकार में विकास नहीं हो, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का महिमा मंडन, अपने नेता का महिमा मंडन करने के लिए गिरदावरी गाई गई, ये निराशाजनक बजट, निराशाजनक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस राजस्थान को गर्त में ले जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस का लाभ लेने वाले मंसूबे भूल जाना। राजस्थान का किसान जाग चुका है। आज राजस्थान के में आम आवाम आपकी अचल समझ चुका है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वोट की चोट से आपको सीधा करेगा। मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद। पुखराज गर्ग।